हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को आप टाइमली देख सकें। मैं इस वक्त शहर में बैठा अखबार पढ़ रहा था। मुझे मामू के घर रहते हुए तकरीबन 10 दिन गुजर गए थे। चूंकि मेरे मामू ज्यादातर दूसरे मुल्क में होते थे, इसी वजह से इनकी गैर मौजूदगी में मैं इनके घर में रहता था। मगर इस बार मामू ने अनोखी फरमाइश कर दी थी। उनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ था। डॉक्टर ने कहा था कि 20 दिन तक उनकी आंखों को पट्टी बंधी रहेगी और इस दौरान मामू चाहते थे कि मैं इनके होते हुए इनके घर पर ही मौजूद रहूं। चूंकि अब वो घर का कोई भी सिस्टम नहीं देख सकते थे और इनकी बीवी भी अभी छोटी थी, इसी वजह से उन्होंने मुझसे मदद का मुतालबा किया था। लेकिन मैं नहीं जानता था कि ये मदद मुझे कितनी महंगी पड़ने वाली है। अचानक ही मामू का मोबाइल बजा तो वो मामू की कॉल थी। मामू ने बताया कि मैं घर के दरवाजे के बाहर ही खड़ा हूँ। वो तेजी से गया तो मामू अपनी 16 साल बीवी के साथ खड़े थे। उनकी बीवी को मैं जिंदगी में पहली बार देख रहा था, क्योंकि जब पहले मामू अपने घर लौट कर आते थे तब मैं यहाँ पर मौजूद नहीं होता था। इनकी बीवी को देखकर चंद लम्हों के लिए तो मैं पलक झपकना भी भूल गया था। वो बिलाशुबा हद से ज्यादा खूबसूरत औरत थी। उससे ज्यादा खूबसूरत औरत मैंने अपनी सारी जिंदगी में नहीं देखी थी। वो हर मर्द का ईमान डगमगाने की जरूरत रखती थी। मेरी मामी का ताल्लुक यूरोप से था। वहां पर मामू ने इन्हें पसंद किया था और वहां पर ही इनसे शादी कर ली थी। अब इसको देखकर मुझे मामू पर रश्क आ रहा था। कैसी किस्मत पाई थी कि इतनी खूबसूरत लड़की इन्हें मिल गई थी। अभी भी वो मुझे अजीब और गरीब नजरों से देख रही थी। उसकी नजरों में एक अजीब सी वहशत फैली हुई थी। वो मुझसे ज्यादा देर उसकी आंखों में देखा नहीं गया। इस दौरान मामू बार बार मेरा नाम पुकार रहे थे, लेकिन मेरा ध्यान इनकी छोटी सी बीवी में उलझा हुआ था। मैं तेजी से मामू के सवालात का जवाब दिया और इन्हें एहतियात से अंदर ले गया। इस दौरान मुझे अपने कंधे पर किसी के हाथों का लम्स का एहसास हुआ। जब मैंने गर्दन मोड़ कर देखा तो मेरी 16 साल मामी अजीबोगरीब अंदाज में मुस्कुराते हुए मुझे ही देख रही थी। इनकी मुस्कुराहट में हजारों तरह के सवालात थे। इनका जवाब मैं नहीं देना चाहता था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं इस जवाब देने के लिए राजी हो गया तो जरूर इसके हक में ही फैसला होगा। जबकि मैं नहीं चाहता था कि मामू भी मजबूरी का फायदा उठाओ। इनको लेकर मैं तेजी से घर के अंदर दाखिल हो गया। मैं भी इनसे इन्हीं लाउंज में बिठाया कि मुझे अपनी मामी की आवाज सुनाई दी, अरसलान, जरा मुझे बताओ किचन में सामान कहाँ पर रखा हुआ है। उसकी बात सुनकर मेरा दिल तेज से धड़का। मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। उसकी पहली नजर में ही मैं उसे पहचान गया था कि वो बिल्कुल भी ठीक औरत नहीं है। लड़का तो मैं भी ठीक नहीं था, लेकिन यहाँ पर घर की इज्जत का सवाल था। मैं कम से कम घर की इज्जत पर हाथ डालने वालों में से हरगिज भी नहीं था। इसी वजह से मैं हर मुमकिन कोशिश कर रहा था कि इससे दूर ही रहूं। मगर मैं जितना इससे दूर भागने की कोशिश करता, वो इतना ही करीब आने की कोशिश करती। मुझे तो हैरानगी हो रही थी कि उसे मेरा नाम कैसे आता है। मामू ने मुझे कहा, चलो जाकर अपनी मामी को बताओ। मैं खामोशी से उठा और किचन की तरफ चल दिया। अभी मैं किचन के दरवाजे पर ही खड़ा था कि सामने का मंजर देखकर मुझे लगा मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई है। मैं इस मंजर से नजरें हटाना चाहता था, मगर मैं नजर हटा नहीं पा रहा था। इस वक्त मेरी 16 साल मामी एक नीम बरहना लिबास में खड़ी थी, जिससे इसका पूरा जिस्म वाजे हो रहा था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। इससे पहले कि मैं वहां से हटता, मुझे दोबारा से उसकी आवाज सुनाई दी थी, अरे अरसलान, वहां पर क्यों खड़े हो? यहाँ पर आओ और मुझे बताओ कि सामान कहाँ पर रखा हुआ है। मेरी मामी इस अंदाज में बात कर रही थी कि इस वक्त नॉर्मल हालत में खड़ी हूँ जैसे। मैंने नजरें झुका ली, क्योंकि मैं जानता था अगर मैं वहां ज्यादा देर में देखता रहा तो अपना कंट्रोल खो दूंगा, जबकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था। जब मैं इनके करीब जाकर खड़ा हुआ तो उन्होंने दोबारा से मेरे कंधे पर हाथ रखा। मेरे जिस्म को करंट लगने लगा। झटके से पीछे होकर मैं खड़ा हो गया। मुझे देखकर वो मुस्कुराने लगी और कहने लगी, अरे तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा शरीफ हो। मैं तुम्हें तो बिल्कुल भी शरीफ नहीं समझती थी, बल्कि मैं जहां तक तुम्हारे बारे में सुना था, तुम तो किसी भी लड़की को हाथ नहीं लग से जाने नहीं देते थे। मोहल्ले की तमाम लड़कियों के साथ तुम्हारे चक्कर चल रहे हैं। इसके अलावा शहर की भी कुछ लड़कियां ऐसी हैं जिन्हें तुम इस्तेमाल कर चुके हो। मामी के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर मुझे लगा कि सातों आसमान ही मेरे सर पर जैसे आ गिरे हों, क्योंकि ये ऐसी बातें थी जिन्हें मेरे घर वाले भी नहीं जानते थे। बल्कि इन बातों के बारे में तो मैंने अपने ज्यादातर दोस्तों को भी नहीं बताया हुआ था। फिर ना जाने मामी को ये सब कुछ कैसे पता चला था। हैरत से मैं इनकी तरफ देखने लगा। वो मुस्कुराने लगी और कहने लगी, तुम्हें हैरान होने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए ये सब कुछ पता लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये कहकर उन्होंने मुझे आंख मारी। मुझे अंदाजा हो गया कि ये औरत हद से ज्यादा चालाक है और इस किस्म की औरत का किसी किस्म का पंगा लेना मतलब खुद को मुसीबत में डालना है। इसी वजह से मैंने फैसला किया कि अब यहाँ ज्यादा देर नहीं रहूंगा और अपने घर चला जाऊंगा। मैं नजरें झुका के इनके सामने खड़ा था। मैंने इनसे पूछा कि आपको कौन सा सामान नहीं मिल रहा।
जब इसने मेरी तरफ इशारा किया तो मुझे लगा कि मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। मैं वहाँ से जाने ही लगा था कि उसने यकदम ही मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे कहने लगी, "चलो अब, इतनी भी शराफत नहीं अच्छी। वैसे भी तुम्हारे मामू को कुछ भी नहीं पता और ना ही कभी पता चलेगा इन्हें। इसीलिए बेहतर है कि तुम्हें कुछ भी कह रही हूँ जो, वो सब मान लो।" मुझे लग रहा था कि अब अगले ही लम्हे में बहक जाऊँगा। मैं बहुत मुश्किल से खुद को काबू कर रहा था। वो तेज़ी से मेरे पास आई और मेरे सामने खड़ी हो गई। उसको दोबारा देखा तो दोबारा से मेरा दिल बहकने लगा। इससे पहले कि मैं वाक़ई उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाता, अचानक ही मुझे अपने मामू की आवाज़ सुनाई दी। मामू यहाँ पर आ रहे थे। मैं तेज़ी से उससे दूर हुआ। मुझे देखकर वो बुरे-बुरे मुँह बनाने लगी और कहने लगी, "फ़िक्र मत करो, कुछ भी नहीं देख सकते ये।" उसकी बात का मैंने जवाब नहीं दिया। मैं मामू के पास गया और उनसे पूछने लगा कि क्या हो गया है? आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है? मेरी बात सुनकर उन्होंने तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाया और कहने लगे, "मुझे तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इसको फार्म हाउस लेकर जाओ, क्योंकि यहाँ आने से पहले मुसलसल ज़िद कर रही थी कि इसने वहाँ पर पहुँचते ही फार्म हाउस जाना है। तुम्हें तो पता है कि वो इलाका कितना खूबसूरत है।" और फिर जब मैंने उसे फार्म हाउस की तस्वीरें दिखाई, तो वहाँ जाने के लिए बेचैन हो गई। मैंने एक नज़र अपनी 16 साला मामी पर डाली, जो इस वक्त बहुत ही अजीबो-गरीब नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी। अचानक ही उसने मुझे इशारा किया, जिसे देखकर मैं पानी-पानी हो गया। मेरे दिल में तो आया कि मामू को इनकार कर दो, लेकिन मामू ने बहुत मान से मुझे कहा था। मैंने मामू को अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया और मुझे कहने लगे, "मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। मैं यहाँ पर रहकर आराम करूँगा, तुम दोनों जाकर घूम फिर आओ। चलो अब तुम जल्दी से करो, क्योंकि देर कर रहे हो।" उसने मुझे बाजू से पकड़ा और मुझे घसीट कर आगे की तरफ जाने लगी। मैं पलटकर अपने मामू की तरफ देख रहा था, लेकिन उनका हमारी तरफ ध्यान ही नहीं था। उनकी हमारी तरफ पीठ थी और न जाने कौन सी सोच में वो डूबे खड़े थे। दूसरी तरफ उसने मेरी दोबारा बाजू मजबूती से पकड़ा था। मुझे अपने वजूद पर उसके लम्स का एहसास हो रहा था, जो मुझे बहुत ज्यादा बेचैन कर रहा था। मैंने एक झटके से उसे बाजू छुड़वाया और उसे निहायत ही सख्ती से मना किया कि मेरे साथ इस तरह की हरकतें करने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे जैसा लड़का समझ रही हो, मैं वैसा लड़का हरगिज भी नहीं हूँ, और कम से कम तुम्हारी तो किसी भी किस्म की मुराद पूरी नहीं करने वाला। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अब मैं ना तो उसके वजूद की तरफ देख रहा था और ना ही उसकी आंखों की तरफ देख रहा था। इसी वजह से मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन मुझे पता था कि इस वक्त एक 16 साल लड़की मेरे सामने खड़ी है और वो इस वक्त मेरे काबू में है। मैं जो भी चाहे उसके साथ कर सकता हूँ। वो यही सोच थी जिससे मैंने बहुत ज्यादा बेचैन हुआ था। मैं तेजी से वहां से हटा और भाग कर अपने कमरे में आ गया। मैं गहरे गहरे सांस लेने लगा। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूँ, इस मुश्किल से कैसे बाहर निकलूं, क्योंकि जिस तरह से उसकी हरकतें थी, मुझे अंदाजा हो गया था ज्यादा देर तक मैं काबू खुद पर नहीं रख पाऊंगा ना। आखिर को मैं भी बंदा बशर था, जब तक अपने जज्बात को मैं काबू रख सकता था। और अब दूसरी तरफ मेरा शैतान भी मुझ पर हावी होने लगा था, जो मुझे बार बार यही कह रहा था कि तुम्हारे पास खुला मौका है, तुम अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकते हो। तुम्हें तो वैसे भी कम उम्र लड़कियां बहुत पसंद होती हैं। मैं अपने बाल दोनों हाथों में जकड़ लिए और जोर जोर से खींचने लगा। मेरी तबीयत यकदम ही खराब होने लगी थी। मैं तेजी से मामू के पास गया और इन्हें कहा कि मैं आज नहीं जा सकता। जब मैंने अपनी मामी को वहां पर तैयार खड़े देखा तो चंद लम्हों के लिए तो मैं अपनी पलकें झपकना ही भूल गया। वो इस वक्त बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मुझे तो वो आसमान से उतरी हुई कोई परी मालूम हो रही थी। मैंने उससे नजरें चुराने की कोशिश की, लेकिन कोशिश के बावजूद मैं उससे नजरें नहीं चुरा पा रहा था। मुझे लग रहा था कि शायद मेरा अपने ऊपर कंट्रोल खत्म हो गया है। खुद इसी वक्त मैंने फैसला किया कि मैं इस औरत की मुराद भी पूरी जरूर करूंगा। अगर इसे शर्म नहीं थी तो मैं मर्द होकर क्यों शर्म करता। और ये सोचकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई, क्योंकि अन शैतान मुझ पर अब हावी होता जा रहा था। जब औरत खुद हुस्न के तमाम हथियार से लेस होकर मर्द को लुभाने की कोशिश करे, तो मर्द फिर कहाँ इख्तियार रख पाता है खुद पर। थोड़ी देर तक मैं खुद को बहुत ही मुश्किल में महसूस कर रहा था, क्योंकि तब मैं इस सब से बचने की कोशिश में लगा हुआ था। मगर जब मैंने खुद को इस सब में डालने का फैसला किया था, तो मेरी मुश्किल यकदम ही खत्म हो गई थी। मुझे सब कुछ बिल्कुल ठीक लगने लगा था। वाकई सब ठीक कहते हैं कि गुनाह में बहुत लज्जत होती है। अब मैंने भी इस लज्जत को चखने का फैसला कर लिया था। इसीलिए मैं बेचैनी से इसे कहने लगा, "जल्दी से उठो, हमने जाना है, वरना बाद में मौसम खराब हो जाएगा।" मेरी बात सुनकर मामू तेजी से बोले, "अगर मौसम खराब हो गया तो दोनों वहीं पर रुक जाना।" मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे मामू मुझ पर इतना ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ मुझे शर्मिंदगी भी होने लगी थी। मामू मुझ पर भरोसा कर रहे थे और मैं न जाने क्या क्या करने के बारे में सोच रहा था। मैं इसी सोच में मुब्तला था जब अचानक ही मुझे अपने हाथों पर किसी का लम्स महसूस हुआ। मैंने गर्दन उठाकर देखा तो सामने सोनिया खड़ी थी। वो मुस्कुराती हुई नजरों से मुझे देख रही थी। कहने लगी कि चलो, हमें देर हो रही है।
उसे देखकर मैं भी मुस्कुरा दिया। मुझे मुस्कुराता देखकर पहले तो हैरान हुई और फिर उसने गर्दन झुका दी। इसे लेकर मैं तेजी से गाड़ी की तरफ बढ़ गया। मुझे कहने लगी कि तुमने तो मुझे बहुत जल्द ही हिम्मत हार ली है। मैंने उसे मुस्कुराते हुए कहा कि जब सामने इतनी खूबसूरत औरत मौजूद हो तो कौन इंसान हिम्मत नहीं हारेगा। वो खुलकर मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कुराहट भी बहुत खूबसूरत थी। अगर मैं ये कहता कि ये लड़की पूरी की पूरी हुस्न का मुजस्समा थी तो इसमें कुछ भी गलत ना होता। उसकी आवाज़ से लेकर उसकी मुस्कुराहट तक वो हसीन थी। मैंने उससे पूछा कि वहां पर भी तुम दूसरे मर्दों को इस तरह ही अपनी तरफ मतवज्जो करती थी। मेरी बात सुनकर पहले तो वो गुस्से से मेरी तरफ देखने लगी, थोड़ी देर बाद जोर जोर से हंसने लगी। मुझे उसकी ज़हनी हालत पर शक होने लगा था, क्योंकि मैंने उसे किसी भी किस्म का मजाक नहीं किया था, बल्कि मैंने उससे एक सवाल किया था। वो संजीदा नौयत का था। जब वो हंसकर फारिग हुई तो मुझे कहने लगी, नहीं, मैं वहाँ के मर्दों को अपनी तरफ मतवज्जो नहीं करती थी, क्योंकि तुम्हारे मामू मुझे कमरे में बंद करके जाते थे। मैं हैरान रह गया और उससे पूछने लगा कि ऐसा क्यों करते थे। मेरी बात सुनकर वो पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराने लगी और कहने लगी, दरअसल तुम्हारे मामू ने मुझे एक बार रंगे हाथों पकड़ लिया था। मैंने उससे पूछा, फिर तुमने क्या किया? उसने कहा, मुझे क्या करना था, बस बहाना बना दिया कि वो मेरा सतीला भाई था। तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे मामू कितने बेवकूफ़ इंसान हैं। अभी भी वो तुम्हें मेरे साथ भेज रहे हैं, हालांकि अच्छी तरह से उन्हें पता है कि तुम भी जवान हो और मैं भी जवान हूँ। शैतान को बहकाने में ज़रा भी वक्त नहीं लगता, मगर वो है ना कुछ हमारी सारी उम्र के लिए ही कम अकल रहते हैं। बस तुम्हारे मामू भी इन्हीं लोगों में से एक है। उसकी बात सुनकर मैंने तेजी से नफी में सर हिलाया और उसे कहा कि हमारे मामू हमारे खानदान में सबसे ज़्यादा चालाक इंसान है। मामू की चालाकी के सामने तो पुप्पो की चालाकी भी ज़्यादा देर तक नहीं ठहर सकती। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगी और कहने लगी, हो सकता है ऐसा ही हो वो, लेकिन मेरे मामले में एक नंबर का बेवकूफ़ इंसान है और मुझे उसकी बहुत ज़्यादा खुशी है। अभी भी तुम्हें नहीं पता कि मुझे कितनी बड़ी खुशी देने जा रहा है। मैंने अब इसकी बात को घूर कर देखा तो वो खुलकर मुस्कुराकर हंसने लगी। फार्म हाउस यहाँ से 2 घंटे के फासले पर था। हमें गाड़ी चलाते हुए तकरीबन आधा घंटा गुजर गया था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उड़कर वहां पर पहुंच जाऊं। मैं जितना तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, इतनी ही रुकावटें मुझे तंग कर रही थी। पहले तो रास्ते में गाड़ी खराब हो गई और फिर इसके बाद अचानक ही पेट्रोल खत्म हो गया। अभी भी मैं गाड़ी रास्ते में ही रोके खड़ा था। सोनिया बेचैनी से मेरी तरफ देख रही थी और मुझे कह रही थी, ये क्या ड्रामा लगाया है तुमने? तुम्हें नहीं पता क्या मेरा सबर जवाब दे रहा है? मैंने उसे डांटा और कहा कि मेरी अभी अपनी भी हालत यही है, इसी वजह से मुझे बातें सुनाना बंद करो और दुआ करो कि ये गाड़ी जल्दी से ठीक हो जाए। थोड़ी ही देर कोशिशों के बाद वो गाड़ी ठीक हो गई थी। मैंने शुक्र का सांस लिया और दोबारा से फार्म हाउस की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही हम वहां पर पहुंचे, मौसम अचानक से बहुत खराब हो गया। तेज बारिश होने लगी थी। इस मौसम में गाड़ी चलाना मुनासिब मतलब खुद को खतरे में डालने के बराबर था। मुझे देखकर सोनिया मुस्कुराने लगी और कहने लगी, देखो कुदरत भी हम पर मेहरबान हो गई है, मतलब आज हमारा दिन है। उसकी बात सुनकर मैं भी खुलकर मुस्कुराया। अभी हमें यहाँ पर खड़े बातें करते हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक ही अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। जब मैंने पलटकर देखा तो पीछे खड़े लोगों को देखकर मुझे लगा सातों आसमान ही मेरे सर पर आ गिरे। वहां मेरे मामू का आधे से ज्यादा खानदान मौजूद था। हमें खड़ा देखकर मेरी नानो तेजी से आगे बढ़ी और मुस्कुराते हुए कहने लगी, अरे तुम लोगों ने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? उनकी बात सुनकर मेरी ऊपर की सांस ऊपर नीचे की नीचे रह गई, क्योंकि मुझे टेंशन हो रही थी कि कहीं ऐसा ना हो थोड़ी देर पहले हम लोग आपस में जो बातें कर रहे थे वो किसी ने सुन ली हो। मगर जिस तरह से नानो बात कर रही थी उसे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उन्होंने थोड़ी देर पहले होने वाली हमारी गुफ्तगू को सुना है। मैंने एक नज़र सोनिया के चेहरे की तरफ देखा। सोनिया के चेहरे पर इस वक्त 12 बजे हुए थे। उसकी हालत देखकर मुझे हंसी आ रही थी। उसके साथ साथ मुझे अपने घर वालों पर गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि अब तो मैं भी अपना दिमाग बना चुका था, लेकिन अब यहाँ पर आकर सब कुछ ही खराब हो गया था। सोनिया का मूड बहुत ज़्यादा ऑफ था। वो सबसे इंतहाई बदतमीजी से बात कर रही थी। उसकी बदतमीजी मुझे गुस्सा दिला रही थी। मैंने एक दो बार आंखों ही आंखों में उसे तमीज से रहने का इशारा किया, लेकिन उसने मेरी तरफ भी ध्यान नहीं दिया। यूं लग रहा था जैसे वो इस वक्त अपने होश में ही ना हो। वो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही थी। उसे गुस्से में देखकर नाना मुझसे पूछने लगी, अरे लड़की को क्या हो गया है? ये हर वक्त इसी तरह गुस्से में ही रहती है क्या, या सबको काट खाने को दौड़ती है? नानी की बात सुनकर मैंने गहरी सांस ली। अब मैं क्या बताता इनको कि हम लोगों ने तो जो प्लान बनाया हुआ था, इस प्लान को आपने बुरी तरह से फेल कर दिया है। नानू ने जब मेरे चेहरे पर फैली उदासी देखी तो मुझे कहा, मुझे सच से बताओ कि तुम लोग क्या सोच कर बैठे हुए थे? उनकी बात सुनकर मुझे लगा कि जैसे जमीन मेरे कदमों के तले से गिर जाएगी। अब वो मुझसे बराह रास्त सवाल कर रही थी। एकदम ही मैं खामोश हो गया। फिर मैंने अपने आप पर काबू पाया और इन्हें बताया, दरअसल हमें उम्मीद नहीं थी कि आप सब लोग यहाँ पर मौजूद होंगे। अरे तो हम कौन सा कोई और मखलूक है, हम भी तो इंसान ही हैं और उसके अपने रिश्तेदार ही हैं। हमसे वो क्यों इतना चिढ़ रही है ज्यादा? उनकी बात सुनकर मैंने ना समझी से कंधे झुका दिए। नानो भी
मुंह में मुंह उड़ाने लगी और उसे बातें सुनाने लगी। मैं भी खामोशी से बैठ गया और बाकी लोगों को बातें करता और देखने लगा। इस दौरान मैं अपने चेहरे पर किसी की नज़रों की तपिश महसूस कर रहा था और मुझे पता था कि वो मुझे देखने वाला कौन है, मगर थोड़ी ही देर बाद मेरी ये गलतफहमी दूर हो गई, क्योंकि मेरी तरफ सोनिया नहीं बल्कि मेरी अपनी ही कज़न देख रही थी। मेरी जब उससे निगाहें मिली तो उसे जल्दी से अपनी गर्दन झुका दी और उसके चेहरे पर फैली शर्मीली मुस्कुराहट देख के ये सब देखकर एक लम्हे के लिए तो मुझे यकीन ही नहीं आया कि अपनी ही इस कज़न को बचपन में बहुत ज़्यादा पसंद करता था, लेकिन कभी भी अपनी अम्मी से रिश्ते की बात नहीं की थी, क्योंकि मुझे लगता था कि वो अमीर लोग हैं और हम जैसे आम से लोगों में कभी भी रिश्ता नहीं करेंगे। अभी उसका देखने का और मुस्कुराने का अंदाज मुझे बता रहा था कि वो भी मुझे पसंद करती है और मुझे अपनाना चाहती है। मैं भी उसे देखकर मुस्कुराने लगा। अचानक ही मुझे लगा कि किसी ने मेरी रान पर चुटकी काटी हो। मैंने जल्दी से अपने दाएं जानिब देखा तो वहां पर सोनिया बैठी हुई थी। वो इंतहाई गुस्से में मेरी तरफ देख रही थी। उसको गुस्से से अपनी तरफ देखता पाकर मैं मुस्कुराने लगा, लेकिन उस बेचारी का इतना बुरा हाल था कि वो मुस्कुरा भी नहीं पा रही थी। अब तो वैसे भी सब कुछ खराब हो गया था। रात के वक्त मुझे कहने लगी कि मुझे घर वापस जाना है। मैंने एक नज़र बाहर मौसम पर डाली, जो बहुत खराब था। मैंने उसे समझाया कि ऐसा मुमकिन नहीं है, मौसम बहुत खराब है, इस मौसम में गाड़ी चलाना बहुत खतरनाक है। बेहतर है कि सुबह तक इंतजार कर लो, सुबह होते ही मैं तुम्हें छोड़ आऊंगा। मगर वो बच्चों की तरह जिद कर रही थी। थोड़ी ही देर बाद मैंने उसकी हालत पर छोड़ा उसे और तेजी से अपने कमरे में वापस आ गया, क्योंकि अब ये लड़की ज्यादा ही कुछ मेरे सर पर सवार होने की कोशिश कर रही थी, जबकि मैं ऐसे लड़कों से बिल्कुल भी नहीं था जो लड़कियों को अपने सर पर दर्द बना लेते। सुबह दरवाजे पर दस्तक की आवाज से मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा कि सामने सोनिया ही खड़ी थी। इससे पहले कि वो तेजी से कमरे के अंदर दाखिल होती, मैंने उसे बाहर ही रोक दिया और उसे कहा कि खबरदार, तो तुम यहाँ पर किसी भी किस्म का तमाशा करने की कोशिश की। वो चंद लम्हों के लिए तो हैरान हो गई। उसका हैरान होना तो बनता भी था, मगर रात के वक्त मैंने अपने दिल को बदल दिया था, क्योंकि मैं जानता था कि ये एक बहुत ही शरीफ लड़की मुझसे प्यार करने लगी है और वो मेरा इंतजार करने लगी है। मैंने फैसला किया था कि अपने आप को अब उसके लिए बचा कर रखूंगा। और जहाँ तक सोनिया जैसी लड़कियों का सवाल था, तो इन्हें तो हर जगह ही बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। लिहाजा मैंने गंदगी में हाथ मारने के फैसले के पीछे हटना सोच लिया था, क्योंकि मैं जानता था ये वक्ती कशिश है और अगर आज मैंने ये सब किया तो सारी उम्र मुझे पछताना पड़ेगा। इससे अच्छा था कि मैं एक पाक बंधन में बंधता और सारी उम्र बगैर किसी पछतावे के गुजारता। शुक्र था कि मेरे रब ने मुझे गुनाह से दूर रखा था। एक लम्हे में मैंने अपना जहन और फैसला बदल दिया। सोनिया अब तक वहां पर खड़ी हुई थी और हैरानगी से मुझे देख रही थी। पहले तो वो बहुत ज्यादा हैरान हुई और फिर मुस्कुराते हुए कहने लगी, मुझे पता है कि तुम यहाँ इन लोगों की वजह से मेरे पास नहीं आ रहे, लेकिन तुम फिक्र मत करो। जब हम घर चले जाएंगे तो वहां पर कोई भी नहीं होगा। तुम जिस तरह चाहना अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेना। उसकी बात सुनकर मैं खामोशी से उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। मैंने अपने मुंह से एक लफ्ज भी अदा नहीं किया था। थोड़ी ही देर बाद मैं उसे लेकर घर वापस आ गया। रात के वक्त में दोबारा से एक बारीक कपड़े पहनकर वो मेरे सामने आ गई। अब वो मामू के सामने ही शुरू होने वाली थी। मैं उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे पीछे की तरफ धक्का दिया। दूसरी तरफ मुझ पर यह राज आश्कार हुआ कि मामू ने आंखों पर जो पट्टी बांधी हुई है, उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई देता था। वो सिर्फ और सिर्फ इस औरत की हकीकत को जानना चाहते थे। जब उन्हें इस औरत की हकीकत का पता चल गया तो उन्होंने उसे तलाक दे दी और उसे अपने घर से भी निकाल दिया। मैंने भी शुक्र अदा किया कि मैंने कोई ऐसी हरकत नहीं की जो मामू की नजरों में गिर जाता। सोनिया की वजह से मैंने गंदगी में हाथ नहीं मारा और अपने दामन को कीचड़ आलूद होने से बचा लिया। इसके लिए मैं अपने रब का जितना भी शुक्र अदा करता कम था। मेरे रब ने मुझे इतने बड़े गुनाह से बचा लिया था और फिर बाद में मुझे इसका बहुत ही अच्छा अजर मिला। कुछ ही अरसे बाद मेरा अपनी कज़न के साथ निकाह हो गया, जिसके एक हफ्ते बाद ही हमारी शादी हो गई और अब मैं उसके साथ एक बहुत ही पुरसुकून जिंदगी गुजार रहा हूँ। मैं खुश हूँ कि मुझे इतनी अच्छी और पाक बीवी मिली है, जिसके साथ मैं पुरसुकून हूँ।